नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। नौकरी व्यापार में तमाम तरह की कई परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर चुगलखोरी, राजनीति जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में राजनीति का शिकार होने से बचने के लिए वास्तु अनुसार किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। पीठ पीछे लोग करते हैं बातें, ऑफिस पॉलिटिक्स का हो रहे हैं शिकार। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे बचें ऑफिस की राजनीति से। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह बौद्धिक चर्चा से दूर रहें, क्योंकि इस सप्ताह आपके शब्दों का, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आप कुछ भी बात कहें, हो सकता है आपकी बात का या आपकी भावना का वैसा अर्थ आप नहीं कहना चाहते थे, लेकिन लोग उसका अर्थ का अनर्थ बना सकते हैं, जिससे आपको परेशान होना पड़े। उच्चाधिकारियों और उसके साथ साथ पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की कृपा और उनका सहयोग आपके साथ इस हफ्ते पूरा बना रहने वाला है। प्रभावशाली लोगों के साथ कार्य व्यवहार अच्छा रहेगा। इस सप्ताह को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की संभावना दिखती है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आने के लक्षण बनते हैं। आपको परिवार का सुख प्राप्त होगा। विवाह के लिए उत्सुक लोगों को योग्य जीवन साथी मिलने की संभावना है। जिनके लिए विवाह की बात चल रही थी, बात आगे कुछ बन जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं इस हफ्ते में। सप्ताह का अंतिम चरण आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल होगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप महादेव शिव की पूजा आराधना करें। शिव चालीसा करके आप भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको तनाव लेने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह के लिए आपको सलाह यह है कि आप अपने खर्च पर ध्यान रखें, अन्यथा निकट भविष्य में आपके कुछ प्रोजेक्ट धन की कमी के कारण रुक सकते हैं, उसमें व्यवधान आ सकता है। आपके धन स्थान का मालिक भाग्य स्थान में वक्री होने के कारण आपके खर्च में वृद्धि होगी और आमदनी में कमी देखने को आपको मिल सकती है। कला जगत से जुड़े लोगों को इस समय नए अवसर प्राप्त होंगे। अपनी प्रतिभा की बदौलत आप आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सप्ताह का अंतिम चरण सकारात्मक रहने की संभावना दिखाई देती है। आप परिवार के साथ सुखद समय बिता पाएंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा। किसी पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हिस्सेदारी में कोई कारोबार आपका चल रहा है, तो वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। ये आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, गणपति पूजन करते हैं, तो उससे आपका सप्ताह सफल हो सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह का मध्य आयात और निर्यात से जुड़े कारोबार के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके घर में मांगलिक प्रसंग होने की संभावना है। कोई मांगलिक कार्य संपादित हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस समारोह में आपका मौजूद होना अनिवार्य होगा। आपकी भूमिका बहुत प्रमुख होगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनको महसूस होगा कि उनके प्रयत्न में कहीं ना कहीं से जो एक बाधा आ गई थी, अब वह गति लेने लगा है। अब आपकी ये जो प्रोसेस चल रही थी, अब वो प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके मन में चंचलता बहुत अधिक रहने वाली है। माँ पार्वती की पूजा आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। भोजन अथवा माँ अन्नपूर्णा का किसी भी परिस्थिति में आप अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते में आप महसूस करेंगे, अनुभव कर पाएंगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है।
कारोबार में विरोधियों को टक्कर देने के लिए तैयार रहना होगा। आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक संकेत बहुत नहीं मिल रहे हैं, यानी बहुत फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो ऐसे लक्षण नहीं मिल रहे हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य में स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। शेयर बाजार और सट्टेबाजी में शामिल लोगों को इस समय देखो और इंतजार करो, यानी वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। पूरे हफ्ते में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप रोज आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचेंगे तो आपके लिए ज्यादा शुभता होगी। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को बहुत सौम्य और सकारात्मक रखें तो ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपको सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम जैसी बीमारियां चपेट में ले सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। जो लोग श्वास रोग से यानी दमा रोग से पीड़ित हैं, उनको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में खींचतान रह सकती है। सप्ताह मध्य के बाद आपकी स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखती है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप लक्ष्य की तरफ पूरे उत्साह के साथ बढ़ेंगे। व्यावसायिक विस्तार के लिए सप्ताह का अंतिम चरण जो है वो बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय आपकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि होने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। और इस हफ्ते में इस दौरान आप क्रोध और उत्तेजना से बचें तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। अपने बुद्धि विवेक का लाभ लीजिए, अपने गुस्से को काबू में रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि अनुसार आपका धन स्थान का जो मालिक शुक्र है वह अभी छठे स्थान में है। साथ ही साथ उग्र स्वभाव के ग्रह मंगल की युति होने के साथ से आपके व्यवसाय में अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग न मिल पाने की संभावना ज़्यादा बनती दिखाई देती है। आपको विपरीत माहौल में कार्य करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल होगा। इस समय में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों को आप स्थगित करें तो ज़्यादा अच्छा है। सप्ताह के मध्य में आप आध्यात्म के तरफ ज़्यादा आपका रुझान होगा, आपकी रुचि अधिक होगी। जलाशय से दूर रहने की आपको सलाह देते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं खतरा बनता है आपके लिए, ऐसे लक्षण बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करें तो आपको मनोवांछित सफलता मिल सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों अथवा अपने वरिष्ठजनों का अपमान न करें। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को मनचाहे नतीजे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने अध्ययन कक्ष में माता सरस्वती या भगवान गणेश की कोई फोटो या तस्वीर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने स्टडी रूम में अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर कोई घड़ी या मछली घर या कोई चलायमान चलने वाली चीज़ ऐसी ना रखें। ऐसी कोई भी वस्तु रखने से बचना चाहिए जिससे आपका मन चंचल हो जाए, मन चलायमान हो। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को इस हफ्ते बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई बड़ा और कोई लंबा निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए। आपको अपने वाणी और व्यवहार पर बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते में किसी भी प्रभावशाली या उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ बातचीत करने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में, दलीलबाजी में या किसी तर्क कुतर्क में ना फंसे, ना बहस में ना उलझें। आपको ये सुझाव देता हूँ। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता दिला सकती है, तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का आप पाठ करें, आपके लिए हर मायने में लाभकारी होगा। कोई भी व्यक्ति इस हफ्ते आपके पास सहायता मांगने आता है तो जितनी आपका सामर्थ्य है, जैसी आप सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता करनी चाहिए, किसी को मना करना नहीं चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत का समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आप में अधिक उत्साह व साहस रहेगा, लेकिन आपको किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले उसके हर पक्ष पर विचार कर लेना चाहिए। सप्ताह का मध्य समय नौकरी पेशा लोगों की प्रगति के लिए काफी उत्तम कहा जा सकता है। आपकी विदेश जाने की जो इच्छा है वो इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। इस समय आपके विरोधी किसी भी प्रकार से आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रुओं को आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त हो सकता है।
हिस्सेदारी के कामकाज में अनुकूलता बनेगी। घर में वस्त्र, आभूषण, फर्नीचर इत्यादि की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपको जरूर करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके अपने कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आपको विमुख नहीं होना चाहिए। अपने कार्यों के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते किसी बड़े काम में सफल होने के अलावा किसी लंबी दूरी की यात्रा की संभावना भी आपके लिए बनती है। इसके साथ साथ मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी कुछ आप धन खर्च कर सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर में कोई शुभ और मांगलिक समारोह आयोजित होने की संभावना बनती दिखाई देती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के उलझने की संभावना इस हफ्ते में बहुत ज्यादा है। अचानक स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होने की भी संभावना आपके लिए बनती है। माता का खराब स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। वहीं प्रेम संबंधों के मामले को आगे बढ़ाने के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा जो होगा, यानी मध्य सप्ताह के बाद का जो काल होगा, वो आपके लिए काफी उपयुक्त होगा, काफी अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्रों के लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना करना आपको सफलतादायी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मित्र मंडली है उसमें कहीं कोई गलत व्यक्ति, गलत मित्र ना जुड़ जाए, अर्थात गलत मित्रों की संगत से आपको दूर रहना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते किसी भी व्यक्ति के साथ लंबी बहस में आपको नहीं उतरना चाहिए और अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए बार बार आप प्रयास ना करें, किसी विवाद में ना फंसें। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके भीतर रुचि पैदा होगी। इस हफ्ते में आप थोड़ा सा जिज्ञासु हो सकते हैं, क्यूरियस हो सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपका मार्गदर्शन करेगी, तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी अपनी जो दिनचर्या है, जो एक सेट रूटीन है, उसको आप अनियमित मत करिए, अव्यवस्थित मत करिए। जो एक सेट रूटीन आप जीते आ रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के साथ मौज मस्ती के लिए आप किसी पिकनिक स्थल पर जाने का मन बना सकते हैं। छात्र वर्ग में एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। आपको माता सरस्वती की पूजा आराधना करने की सलाह है। पिता या फिर पिता समान लोगों के साथ आपके संबंध थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं, तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। इस समय सरकार विरोधी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। शनि चालीसा का आप नियमित पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी प्रकार के पुराने वाद विवाद को आप ना बढ़ाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आप संतान की प्रगति को लेकर के थोड़ा सा प्रसन्न हो सकते हैं। संतान वर्ग जो है आपकी वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होगा। छात्र वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है, हालांकि अन्य गतिविधियों में मन लगने के कारण अच्छे नतीजे मिलने की संभावना आपको नहीं रखनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए बहुत विनम्र रहने की सलाह देता हूं। ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करना आपको शुभ फल दे सकता है। बहुत अधिक चिंता करने से आपको बचना है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑफिस पॉलिटिक्स यानी कार्यालयी राजनीति से बचने के लिए कुछ वास्तु के बहुत प्रमुख सिद्धांत, बहुत लाभकारी सुझाव जो आपके ऑफिस में जो आपके खिलाफ षड्यंत्र होता है उससे आपको बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ आज हम लोग जानेंगे कि ऑफिस में कौन कौन से पौधे आपको रखने चाहिए जिससे आपके कार्य, व्यापार, व्यवसाय में आपको बहुत अच्छी सफलता और वृद्धि प्राप्त हो सके। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कार्यालय की राजनीति चुगलखोरी से बचाव के कुछ वास्तु सम्मत उपाय। आपने देखा होगा, अक्सर आप अनुभव करते होंगे, यदि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या स्वयं आपका अपना बिजनेस है तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके कर्मचारियों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कई बार मनमुटाव हो जाता है, षड्यंत्र हो जाता है। इस वजह से वो लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आपके पास भी शिकायतें लेके आते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अमूमन हर ऑफिस में होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑफिस हो। तो आज मैं आपको कुछ बहुत प्रमुख सिद्धांत बताता हूं जिनको यदि आप अपने लिए या अपने कर्मचारियों के लिए उस अनुसार उसका पालन करें, उन नियमों का पालन करें, तो इस प्रकार के विवाद से आप बच सकते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों के साथ ऐसी साजिश या ऐसे षड्यंत्र होते हैं, कोई आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, कोई कार्यालयी राजनीति चल रही है, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि दरवाजे की तरफ पीठ करके आप कभी ना बैठें। आपके ऑफिस में आपके बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि आपका दरवाजा या तो आपकी साइड में पड़ता हो या आपके सामने पड़ता हो, दरवाजे की तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीम के नीचे कभी भी नहीं बैठना चाहिए और ना तो कभी भी अपनी बीम के नीचे अपनी टेबल आप ऐसा पोजीशन करें, वहां पे सेट करें कि उसके ऊपर बीम पड़ती हो और उसके नीचे बैठ करके आप काम कर रहे हो। इसका प्रभाव ये होता है कि काम का तनाव और दबाव बहुत ज़्यादा होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आप कितनी भी मेहनत से, कितनी भी शुभ ऊर्जा से काम करेंगे, आपका काम जो है आपके उच्चाधिकारियों को पसंद नहीं आएगा। आपका काम अप टू द मार्क जितना जैसा होना चाहिए मेहनत करने के बावजूद भी वैसा नहीं होगा और उसके कारण आपके लिए साजिश और षड्यंत्र का माहौल बनने लगेगा। तीसरी बात यह कि अपने केबिन के दक्षिण पश्चिम कोने में बैठें और आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहे, तो ये हर मायने में आपके पक्ष में होता है। दक्षिण पश्चिम के कोने में आप किसी भी पद पर काम कर सकते हैं। अगर आपको अलग से केबिन अलॉट किया गया है, केबिन दिया गया है, तो आप प्रयास करें कि अपने केबिन के दक्षिण पश्चिम के कोने में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ दी ऑफिस आप बैठते हैं अगर अपने केबिन में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वह स्थायित्व का कोना है। वहां जो भी व्यक्ति बैठता है, जरूरी नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग के या पूरे ऑफिस प्रीमाइसेस के साउथ वेस्ट में बैठें, अपने केबिन के साउथ वेस्ट में भी बैठेंगे तो आपके अंडर जितने लोग हैं आप उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप किसी भी प्रकार की साजिश से स्वयं को बचा सकते हैं। और बैठने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका फेस हमेशा ईस्ट या नॉर्थ को देखता हुआ हो, यानी उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। चौथी बात यह है कि अपने कक्ष में, अपने केबिन का दक्षिण पश्चिम का कोना कभी भी खाली मत रहने दीजिए। अगर आपके बैठने की व्यवस्था वहां नहीं बन पाती है इनकेस, तो वहां पर आप फाइलों का कैबिनेट या फिर एक कोई इंडोर प्लांट रख सकते हैं, कोई एक ऐसा पौधा रख सकते हैं जो केबिन के अंदर भी धूप के बगैर भी जीवित रह सके। बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं, पाम ट्रीज आते हैं, जिनको आप रख करके उस स्थान को जागृत रख सकते हैं। उस स्थान को खाली छोड़ना स्वयं समझ लीजिए अपने लिए आफत को निमंत्रण देना है। पांचवी बात यह है कि कंप्यूटर का मॉनिटर दक्षिण पश्चिम के कोने में, दक्षिण पूर्व के कोने में यदि आप रखते हैं या फिर उत्तर पश्चिम की दिशा में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये जो दोनों दिशाएं हैं ये अग्नि और वायव्य की दिशाएं हैं, वायु देवता की दिशाएं हैं। और कंप्यूटर और इंटरनेट का सीधा संबंध एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, दूसरा क्योंकि इंटरनेट जो है वो रेस पर काम करता है, तो वो जो है वायु देवता का यानी वायव्य कोण का जो स्थान है इस मायने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कंप्यूटर पर काम करते समय, कार्य करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस कोने में तो ज़रूर पोजीशन हो, लेकिन आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रहे, ईस्ट या नॉर्थ फेस करें तो फायदा मिलेगा। छठी बात यह है कि स्थिरता के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यक्षेत्र में स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने पीछे की दीवार को कभी भी ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
पर्वतों का अथवा गगनचुंबी भवनों का, इमारतों की जो तस्वीर है, कोई ऐसी पोर्ट्रेट जिसमें मजबूत पर्वत दिखाई देते हों या गगनचुंबी इमारतें हों, वैसी पोर्ट्रेट आपको लगानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इन पोर्ट्रेट्स में कहीं भी पहाड़ों के साथ पानी, या अगर आप कोई सीनरी लगा रहे हैं मैनहट्टन टाइप की, तो उसमें कहीं कोई सी का कोई व्यू ना हो, पानी का कोई दृश्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। सातवीं बात यह कि दरवाजे अथवा खिड़की की ओर पीठ करके न बैठें, अन्यथा आप चुगलियों का शिकार बनते रहेंगे और आपका अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने स्टाफ और अपने कस्टमर्स के साथ, आपके अपने ग्राहकों और अपने सहकर्मियों के साथ समय समय पर वाद विवाद और झगड़ा होता रहेगा। यदि आपके पीठ के पीछे कोई खिड़की हो तो उसे बंद ही रखना चाहिए, और खिड़की होने के अगर वहां पर है तो बंद करने के बाद वहां पर आप कोई पौधा रख दें तो उससे आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है वह परिवर्तित होती रहेगी। स्टाफ और शीर्षस्थ अधिकारियों के बैठने के स्थान में अंतर जो है, आपने कई बार देखा होगा, स्टाफ के बैठने का स्थान नियमित होना चाहिए, ज्यामितीय पैटर्न के अनुसार होना चाहिए और उनमें स्थिर कोणीय और सीधे साधे ढंग का फर्नीचर होना चाहिए। परिवेश सही तथा निष्पादन क्षमता को प्रेषित करने वाला, यानी आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने वाला हो। इसके विपरीत मालिक और शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनके केबिन का परिवेश ऐसा हो जिससे अन्वेषण क्षमता तथा रचनात्मकता समय समय पर बढ़ती रहे। उत्तर पूर्व के कोने में फव्वारे अथवा झरने आदि किसी न किसी रूप में होने चाहिए। किसी न किसी तरीके से वहाँ पे अगर कोई जल से संबंधित तत्व होता है, वाटर बॉडी होती है, जल का वहाँ पर मौजूद रहना बहुत अच्छा होता है। अगर आप वास्तविक में वहाँ पे जल नहीं रख सकते तो आप ऐसी कोई सीनरी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ऑफिस के जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं अथवा मालिक लोगों के जो केबिन होते हैं, उनको थोड़ा सा अलग हट करके लेकिन सुगम होना चाहिए। बंद दरवाजों के पीछे सचिवों के विभिन्न स्तरों के अवरोधों के चलते और शेष स्टाफ से बिल्कुल अलग थलग रह करके मालिक संगठन की वास्तविक कार्यप्रणाली को विलग करता है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा उससे अलग हट करके बॉस का केबिन बनाते हैं, मालिक का केबिन बनाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि व्यावसायिक जगह महंगी होने के कारण आज बड़े शहरों में कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है। उन्हें अधिकतर गलियारों नुमा तंग जगह पर, जहां उनकी पीठ से पीठ मिली रहती है, बहुत कंजेस्टेड जगह में बिठा दिया जाता है। स्टाफ के बैठने का स्थान अक्सर तंग, सकरा और भिचा हुआ और कोलाहलपूर्ण होगा। वहाँ बहुत शोर होगा, कंजेस्टेड सा होगा, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह सही जगह तक नहीं हो पाएगा। तो फिर वो जो जगह होती है, उस जगह की ऊर्जा अपने आप ही खराब हो जाती है। अगर ऐसा कंजेस्टेड होगा तो वहाँ पे निश्चित ही पॉजिटिव एनर्जी फिर प्रॉपर से फ्लो नहीं कर पाएगी। स्टाफ को एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा सहकर्मियों के बीच संबंध कटु बनते हैं और आपसी सहयोग तथा समन्वय में कमी पाई जाती है। कर्मचारी यदि खुले स्थान में एक दूसरे के सम्मुख बैठते हों तो आपसी सहयोग में वृद्धि होगी। कर्मचारी के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि सभी का मुख उत्तर और पूर्व दिशा की ओर रहे। जब भी वो काम करें तो वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके काम करें, तो उनके अंदर की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो ज़्यादा हो सकती है। व्यापार के मालिक तथा उच्चाधिकारी सदैव दक्षिण और पश्चिम के कोने में बैठें या फिर दक्षिण और पश्चिम की दिशा में बैठें तो ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में नियंत्रण, अपने व्यापार में अपने कर्मचारियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण आपका बना रहता है और सभी कर्मचारी अपनी क्षमता, अपने निष्ठा अनुसार प्रदर्शन करते हैं। ऐसे वास्तु में कर्मचारी मालिक को कभी ना तो धोखा देते हैं और न ही कभी ऐसे प्रतिष्ठानों में चोरी की घटना पाई जाती है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो लोग संस्था के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये तो बात रही ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की। आइए जानते हैं कि ऑफिस में आसपास के वातावरण को सुधारने का सबसे आसान तरीका क्या है। कार्यस्थल में ताजा फूल और पौधे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये कार्यालय के परिवेश को तुरंत ही खुशनुमा बना देते हैं। ऑफिस में कौन कौन से पौधे अवश्य ही आपको रखने चाहिए, आइए जानते हैं। ऑफिस एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपनी जिंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं, या यूं कहें कि अपने जीवन का आधा से ज़्यादा वक्त हम इसी स्थान पर गुजारते हैं। ऑफिस जहां हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टेंशन, स्ट्रेस, पैसों की तंगी जैसी कई सारी समस्याओं से जूझते हैं,
वहीं वास्तु और फेंग शुई में ऐसे कई सारे पौधों का जिक्र किया गया है जिससे लोग अपने ऑफिस में जगह दे करके इन सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसे कुछ पौधे आपके नसीब को चमकाने का भी काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पौधे जिन्हें आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अगर आप रखें तो उनसे आपको समृद्धि मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बांस के पौधे की। फेंग शुई के अनुसार बांस का पौधा रखना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। कहते हैं इससे किस्मत और धन दोनों आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यदि ऑफिस में आप इसे अपनी टेबल पर रखते हैं तो मानसिक तनाव समाप्त होता है, कम होता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। इसके बाद बारी आती है एरिका पाम ट्री की। ये पौधा दिखने में नारियल के पेड़ जैसे की तरह ही होता है। ऑफिस में इसे रखना बहुत ही शुभ मानते हैं। इसे ऑफिस में रखते हैं तो आपके आसपास शुद्ध हवा का, शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही साथ सकारात्मक शक्ति का संचार भी होता रहता है। इसके बाद बारी आ जाती है मोथ आर्किड की। वास्तु में इस पौधे को ऑफिस में रखना अति उत्तम कहा गया है। आप जब भी अपने ऑफिस में, अपने काम में बहुत ज़्यादा थक जाएं, बहुत तनावग्रस्त महसूस करें तो इनके पुष्पों पर आपकी दृष्टि जाएगी, तो इन्हें देख करके आपको एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका मन जो है वह प्रफुल्लित हो जाएगा। इससे काम करने में आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य से नहीं भटक पाएंगे। इसके बाद आता है चाइनीज मनी प्लांट। यह आपने अक्सर ऑफिसेज में भी देखा होगा और घरों में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। इस पौधे को घर के साथ साथ लोग ऑफिस में भी रखना बहुत शुभ मानते हैं। कहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ दोनों लेकर के आता है ये। इसके बाद दूसरा पौधा होता है ड्रसाइना। कहा जाता है कि इसे ऑफिस में लगाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि फेंग शुई के हिसाब से इसमें लकड़ी और आग दोनों के तत्व मौजूद होते हैं जो हर वक्त आपकी ऊर्जा को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो आज का महा उपाय हमने जाना, जिसमें जाना कि ऑफिस में जो तनाव है उसको कैसे दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।